नमस्ते। आज हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक भारत, जिसमें हम पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण कालीन संस्कृति का अध्ययन करेंगे। साथ ही मध्य पाषाण कालीन जो संस्कृति की प्रमुख विशेषता थी शैल चित्रकला, उसका भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्टोरिक क्या चीज़ है। उस काल को प्रागैतिहासिक कहा जाता है जिसका कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। डॉक्टर एस डी सांकलिया के अनुसार लिपि ज्ञान से पूर्व किसी क्षेत्र, देश या राष्ट्र का मानव का इतिहास ही प्रागैतिहासिक है। उसी तरह हम देखें कि विश्व संदर्भ में लिपि का आविष्कार 3000 ईस्वी पूर्व में पश्चिम एशिया में हुआ और यह लिपि पढ़ी जा चुकी है, जबकि भारतीय संदर्भ में 3000 ईस्वी पूर्व में भारतीय भूभाग में पाई गई हड़प्पा लिपि, जिसको अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है या जो पढ़ने का दावा किया है पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। अब हम देखें कि आदि इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री क्या है, जिसको पूरा इतिहास या पूरे ऐतिहासिक भी कहा जाता है। आदि इतिहास उस इतिहास को कहा जाता है जिस के लिपि के साक्ष्य तो प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन वह दुर्बोध होने के कारण या ज़्यादा जटिल होने के कारण अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। जैसे हड़प्पा संस्कृति के हम देखते हैं कि आदि इतिहास में आती है, क्योंकि इसके लिपि के साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन अभी तक पूर्णतः इसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये आपका। अब हम देखें कि प्रागैतिहासिक जो है उसमें क्या विधियां काम में आती है अध्ययन की। पहला हम देखते हैं कि स्तर क्रम विज्ञान, स्ट्रेटिग्राफी क्या है। स्ट्रेटिग्राफी वह है कि धरती की सतह व उसके भीतर दबे जो पुरातात्विक साक्ष्य है उसके अध्ययन किस प्रकार से किया जाए, उसके अध्ययन करने का विज्ञान स्तर क्रम विज्ञान या स्ट्रेटिग्राफी कहा जाता है। हम देखते हैं कि उत्खनन के समय हम पृथ्वी की विभिन्न सतहों को खोदते हैं और स्तरीकरण के नियम के अनुसार स्तरीकृत निरपेक्ष की सबसे जो निचली परत होती है वह सबसे प्राचीन कहलाती है और सबसे ऊपरी परत सबसे नवीन कहलाती है। विभिन्न स्तरों से प्राप्त जीवों व वनस्पतियों से संबंधित जो साक्ष्य होते हैं उन्हें प्रागैतिहासिक कैलेंडर के अनुसार निर्धारित करके इतिहास लिखा जाता है। तो ये हमें स्ट्रेटिग्राफ कहलाता है। अब प्रागैतिहासिक पंचांग के बारे में करें हम जानकारी कि प्री हिस्टोरिक कैलेंडर क्या है। हम मानते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति 50 लाख वर्ष पूर्व से 30 लाख वर्ष पूर्व के बीच हुई और जीवों के क्रमिक विकास की प्रक्रिया के द्वारा ही मानव का जन्म हुआ। जैसे हम देखते हैं कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी लगभग 48 अरब वर्ष पुरानी है और इस पर जीवन का प्रारंभ 35 अरब वर्ष पहले हुआ। पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारणी को महाकल्पों या एराज में बांटा जाता है। महाकल्प क्या है? महाकल्पों को एरास कहा जाता है। प्रत्येक महाकल्प कई कल्पों में विभाजित है और प्रत्येक कल्प अनेक युगों में विभाजित है। भूवैज्ञानिकों ने 5 महाकल्पों में बांटा। पहला आर्क्योजाइक, जिसको प्राचीन महाकल्प कहा गया। दूसरा प्रोटोरोजाइक, जिसको प्रारंभिक महाकल्प कहा गया। तीसरा पैलियोजोइक, जिसको प्राचीन जीव युग कहा गया। चौथा मेसोजोइक, जिसको मध्य जीव युग कहा गया। और पांचवा सेनोजोइक, जिसको नवजीव या नूतन जीव युग कहा गया। नूतन जीव महाकल्प या सेनोजोइक एरा में तृतीय कल्प और चतुर्थ कल्प आए। तृतीय कल्प टर्शरी युग कहलाया।
तृतीय कल्प को 4 भागों में बांटा गया। पूरा नूतन युग पैलेसोइन जो 8 करोड़ वर्ष पूर्व था, आदि नूतन युग इयोसेन जो 6 करोड़ वर्ष पूर्व था, अल्प नूतन युग ओलिसोइन जो 3 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व था, और 5वां मध्य नूतन युग मायोसीन जो 2 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व था। अब चौथा जो चतुर्कल्प था जिसको क्वेटरनरी कहा गया, उसमें 3 विभाजन देखने को मिलते हैं हमें। अति नूतन युग जिसको प्लासीन कहा गया जो 1 करोड़ 20 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। दूसरा अत्यंत नूतन युग इसको पैलिसोटोसीन 30 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। और तीसरा नूतनतम युग होलोसीन जिसको 10,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। तो ये महाकल्प कल्प की हमने विभाजन किया भूवैज्ञानिकों ने। अब हम देखें कि प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन की विधियां क्या हैं। पहले तो हम देखें आदि इतिहास के लिए अध्ययन की विधि 2 प्रकार को देखने को मिलती है कि हम पुरातात्विक क्षेत्र का अनुसंधान करते हैं और बाद में उससे संबंधित व्याख्यात्मक अनुसंधान करते हैं। और प्रागैतिहासिक इतिहास के अध्ययन के लिए हम उस क्षेत्र का स्तर क्रम निर्धारण करते हैं और दूसरा विभिन्न स्तरों से प्राप्त उत्खनन से जो प्राप्त उपकरण प्रारूप होते हैं उनके निर्माण तकनीकों का अध्ययन हम प्रागैतिहासिक में करते हैं। अब उपकरण प्रारूप के बारे में हम देखें कि उपकरण प्रारूप क्या है। उपकरण प्रारूप या टूल्स उन हथियारों औजारों को कहा जाता है जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित या प्रागैतिहासिक मानव ने उनको निर्मित किया। अब प्रागैतिहासिक काल में उपकरण कई तरह के उपकरण बनाए गए और उन उपकरणों को कई नाम दिए गए उपकरण प्रारूपों को। और उन उपकरण प्रारूप को बनाने की 2 विधियां हमें महत्वपूर्ण 2 विधियां हमें देखने को मिली है। यह 2 विधियां जो है, पहला क्लैक्टोनी विधि और दूसरा लवा लवाई तकनीक विधि। क्लैक्टोनी विधि से जिन औजारों का निर्माण प्राचीन मानवों ने किया उस तकनीक का पहला उपयोग हमें 4 लाख वर्ष पूर्व इंग्लैंड के क्लैक्टन ऑन सी नामक स्थान पर मिला। इस तकनीक में किसी क्रोड एक पत्थर होता है बड़ा, उस पर एक बड़े पत्थर बटिकाश्म से प्रहार करके एक बड़ा शल्क यानी फ्लैक्स एक टुकड़ा उतारा जाता है। फिर उस क्रोड पर बने उस निशान को आधार बनाकर दूसरा शल्क यानी दूसरा टुकड़ा उतारते हैं पत्थर का। तो एक बड़े पत्थर से क्रोड पर प्रहार करते हैं और पत्थरों के एक के बाद एक टुकड़े उतारे जाते हैं। तो ये जो तकनीक कहलाती है ये क्लैक्टन विधि कहलाती है। और क्लैक्टन जो विधि से जो शल्क या औजार बनाए जाते हैं, टूल्स बनाए जाते हैं, वे बड़े व मोटे होते हैं। अब दूसरी विधि का अध्ययन करें हम, लवालवाई तकनीक विधि। लवालवाई तकनीक विधि का उपयोग 2 लाख वर्ष पूर्व फ्रांस के पेरिस के निकट लवालवाई नामक स्थान पर हमें देखने को मिला। इसमें पहले क्रोड के तल पर अनेक केंद्रानुमुख सेंट्रलाइज शल्क उतार कर क्रोड का निर्माण करते हैं। जैसे एक बड़ा पत्थर है, उसको चारों ओर से जैसे लट्टू बनाया जाता है, चारों ओर से तिकोने पत्थर निकाल के शल्क उतार के एक क्रोड बनाया जाता है लट्टू जैसा, और फिर उस पे उसके शीर्ष पर प्रहार करके जो उसकी नुकीली जो परत होती है उस पर शीर्ष पर प्रहार किया जाता है और उस पर प्रहार करके अनेक टुकड़े उसके बनाए लिए जाते हैं। तो ये जो तकनीक विधि है वो लवालवाई तकनीक विधि कहलाती है और इस तकनीक को फल्कन विधि भी कहते हैं। अब हम देखें कि क्लैक्टन विधि और लवालवाई तकनीक से कौन कौन से उपकरण
या औजार या टूल्स बनाए गए मानव के द्वारा, प्राचीन मानव के द्वारा। पहला गंडासा व खंडक उपकरण, जिसको चॉपर व चॉपिंग टाइप कहा जाता है। दूसरा हस्त कुठार या हैंड एक्स, जिसमें विदारणी भी आती, क्लीवर। तीसरा खुरचनी, स्क्रैपर। चौथा वेधनी, पॉइंटर। पांचवा तक्षणी, ब्यूरिन। और छठा वेधक, बोरर। तो इस तरह से ये उपकरण बनाए गए, गंडासा, हस्त कुठार, खुरचनी, वेधनी, तक्षणी, वेदक आदि। तो ये उपकरण प्रारूप बनाने की विधि थी। अब हम देखें कि मानव का विकास क्रम कैसे हुआ, मानव ने अपना विकास कैसे किया। मैदानी क्षेत्रों में जाने से पहले मानव का विकास कई प्रकार से हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं कि झिल्ली व काई जैसे प्राणी व पौधे उत्पन्न हुए। उसके बाद जलचर व मछलियाँ आई, और उसके बाद अर्ध जलचर व थलचर प्राणी बने, और इसके बाद सरीसृपों व रेप्टाइल्सों का निर्माण हुआ। और विकास के अंतिम चरण में पक्षी व स्तनपायी प्राणियों का निर्माण हुआ। और इन स्तनपायी प्राणियों में सबसे प्रमुख जो मानव था वह नरवानर या प्राइमेट था, जिससे आगे चलकर मनुष्य का विकास हुआ। अल्पनूतन युग ओलियोसीन में लगभग 3.5 करोड़ वर्ष से 2 करोड़ वर्ष पूर्व 3 से 4 फुट ऊंचा एक कपी समूह उष्णकटिबंध के घने जंगलों से निकलकर बाहर आया, और वह वहाँ वृक्षों पर रहता था। और इसकी लंबी बाहें थी, जिसके कारण वह बंदरों की भांति वृक्षों पर लटकता था। और जंगलों की कमी के कारण और उसकी जनसंख्या वृद्धि के कारण उसे अंततः मैदानी क्षेत्र में आना पड़ा। मैदानी क्षेत्रों में रहने के कारण उसके जीवन में 3 परिवर्तन आए। पहला, उपकरणों, औजारों, टूल्सों का निर्माण करना। और अर्ध उत्तान, सेमी इरेक्ट मुद्रा में चलना। और तीसरा, हाथों का मुक्त होना। तो ये परिवर्तन इसमें हुए। अब हम देखिए मानव का विकास क्रम किस प्रकार से रहा। सबसे पहले नरवानर प्राइमेट का जन्म हुआ, और प्राइमेट की शाखा रामापिथेकस में परिवर्तित हो गई। खुले मैदान में जब ये रहने लगा तो ये ऑस्ट्रेलियोपिथेकस या अफ्रीकैनस कहलाया, जो पूर्व अत्यंत नूतन युग में था। और फिर इससे विकसित होकर विश्व के अनेक भागों में जो मानव गया वे पिथेकैंथ्रोपस या होमो इरेक्टस जिसको कहा जाता है। इसके बाद विकसित मानव प्रजाति नियंडरथाल थी, जो मध्य अत्यंत नूतन युग के अंत में आया। मध्य अत्यंत नूतन युग में ये जो नियंडरथाल आए, ये ऐसे पहले मानव के पूर्वज थे जिन्होंने हिम क्षेत्रों को चुनौती को स्वीकार किया और हिम क्षेत्रों की ओर गए। साथ ही ये समशीतोष्ण जो क्षेत्र थे उसमें भीतर तक पहुंच गए। हम देखते हैं कि लगभग 30,000 वर्ष पूर्व आधुनिक मानव होमोसेपियन जिसको क्रो-मैग्नन आदि मानव कहा जाता है, उसका विकास हुआ। तो ये विकास क्रम था। पहला नरवानर प्राइमेट, दूसरा रामापिथेकस, तीसरा ऑस्ट्रेलियोपिथेकस अफ्रीकैनस, चौथा पिथेकैंथ्रोपस होमो इरेक्टस, पांचवा नियंडरथाल, और छठा होमो सेपियन या क्रो-मैग्नन। लेकिन फिर भी सभी जीवाश्म शास्त्री यह मानते हैं कि ये जो क्रम बताया गया है ये थोड़ा इस पे एक मत नहीं है। वह विवाद उनका वाद विवाद रहता है कि
ये इस तरह से मानव का विकास नहीं हुआ। अब हम देखें कि भारत में जो मानव का विकास हुआ वह कैसे हुआ। भारत में मानव विकास की जो प्रजातियां थी वह प्रजातियां थी निग्रेटो, ऑर्ध ऑस्ट्रेलिया, कॉकेशसी और मंगोलाव। ये भारत में पाई जाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भारत में ही इनका विकास हुआ या भारत में ही इनका जन्म हुआ। भारत में उपयुक्त जो हमने प्रजातियां बताई मानव की, उनमें जरूरी नहीं कि चारों या पांचों प्रजातियां ही पाई जाए। भारत में मानव सम प्राणी की पहली शाखा 1,20,00,000 वर्ष पूर्व से 90 लाख वर्ष पूर्व तक की मानी जाती है, परंतु 10,000 वर्ष पूर्व तक इस शाखा के जीवन यापन का प्रमाण नहीं पाया जाता। लेकिन इस अवधि के उपकरण जो प्रारूप मिले हैं हमें असम से गुजरात तक, कश्मीर से कावेरी तक पाए गए हैं और ढेर सारे पशु जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। तो नृविज्ञानी ये मानते हैं कि भारत में मानव की 4 प्रजातियां प्राचीन काल में विद्यमान थी। पहला निग्रिटो, दूसरा ऑर्ध ऑस्ट्रेलियाई, तीसरा काकेशसी और चौथा मंगोलाव। इनमें से यह माना जाता है कि निग्रिटो और ऑर्ध ऑस्ट्रेलियाई भारत के मूल निवासी थे। कॉकेशसी और मंगोलाव ये बाहर से आए थे। कॉकेशसी में यह माना जाता है कि आर्य जाति से संबंधित है और मंगोलाव जो है हम जो चीनी मूल से संबंधित माने जाते हैं। पहला निग्रिटो जो प्रजाति है वह नाटे व गोल सिर वाले होते हैं। इनके शिशु सदृश जैसे किस्म की ये होते हैं, छोटे कद के होते हैं, काले होते हैं। इसी तरह ऑर्ध ऑस्ट्रेलिया या प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड जिसको कहा गया, ये मंझले कद के, लंबे सिर वाले, चपटी नाक वाले और काले किस्म के लोग होते हैं। तो ये 2 प्रजातियां भारत की मूल निवासी मानी जाती है, निग्रिटो और ऑर्ध ऑस्ट्रेलियाई। अब तीसरी जो प्रजाति है काकेशसी, ये ऊंचे कद के होते हैं, मध्यम आकार के सिर वाले होते हैं, लंबी नाक होती है और रोएदार शरीर वाली इनकी चमड़ी होती है। तो इस तरह से ये कॉकेशसी प्रजाति थी। चौथा मंगोलाव, जो छोटे होते हैं, नया नाटे होते हैं। इनका चौड़ा सिर होता है, चपटी नाक होती है और दरार जैसी आँखों वाले, यानी जो इनकी आँखें होती हैं चीनियों की जैसी होती है। तो इस तरह से ये मंगोलाव प्रजाति थी। तो ये 4 जो हमें मानव प्रजातियां भारत में पाई गई। इतिहासकारों को मानना है कि नीग्रो व ऑर्ध ऑस्ट्रेलियाई मानव प्रारूप भारत के मूल निवासियों के हैं, जबकि काकेशसी जो प्रारूप है आर्यों का, वह मंगोलाव जो प्रारूप है वह नए प्रवासियों का था। अब हम देखें कि मानव के शारीरिक प्रारूपों का सबसे जो पहला विवरण हमें मिला वह इलाहाबाद के पास सराय नाहर रहा है और उसके ही पास बगाईखोर व लेखानिया, ये दोनों मिर्ज़ापुर क्षेत्रों में हैं और ये दोनों ही मध्य पाषाण युग के हैं। तो इस तरह से इलाहाबाद के पास सराय नाहर रहा है और बगाईखोर और लेखानिया जो मिर्ज़ापुर के हैं, ये मानव शरीर के पहले प्रारूप भारत से पाए गए हैं जो मध्य पाषाण युग के हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा के बागोर स्थल से भी मिलने वाला प्रारूप मिर्ज़ापुर प्रारूप से मिलता जुलता है। अतः भारत में मानव विकास
या मानव इतिहास जो 10,000 अद पूर्व में हम दो स्पष्ट प्रजातियों के प्रारूपों की संभावना देखने को मिलती है। वे हैं, पहला प्रवृत्ति क्षेत्रों में सीमित क्षेत्रों में रहने वाले और दूसरा खुली नदी घाटियों को आबाद करने वाले। तो ये दो प्रकार के जो हमें मानव प्रारूप प्राचीन काल में पाए गए हैं। मानव सभ्यता के इतिहास के क्रम को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला पाषाण युग, जिसको स्टोन एज कहा जाता है। दूसरा ताम्र युग, जिसको कॉपर एज कहा जाता है। तीसरा कांस्य युग, जिसको ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। और चौथा लोह युग, जिसको आयरन एज कहा जाता है। लेकिन यह विभाजन स्पष्ट नहीं है, क्योंकि एक विभाजन दूसरे में गुथा हुआ है या एक काल दूसरे काल में घुसा हुआ है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये क्रमिक विकास स्पष्ट रूप से 2 भागों में हम बांट सकते हैं, जैसे पाषाण युग या धातु युग। अब हम देखें कि पाषाण युग जो है ये क्या है। पाषाण युग मानव के अतीत का लगभग 95% जो भाग है आज तक का, वह पाषाण युग के अंतर्गत आता है। भारत में पाषाणकालीन अनुसंधान 13 मई 1863 में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा मद्रास के निकट पल्लावरम से पाषाणकालीन उपकरण क्लीवर, जिसको विदारणी कहा जाता है, प्राप्त करने से प्रारंभ हुआ। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट जो विद्वान थे, उन्होंने सबसे पहले मद्रास के निकट पल्लावरम से ये क्लीवर प्राप्त की, जो प्राचीन उपकरण माना जाता है। इससे भारत में अनुसंधान प्रारंभ हुआ 13 मई 1863 को। यूनानी भाषा में प्राचीन को पैलियो तथा पाषाण को लिथोस कहा जाता है। इसलिए प्राचीन पाषाण उपकरणों को पैलियोलिथिक टूल्स, प्राचीन पाषाण उपकरण कहा गया, जो बड़े बेढोल व बड़े होते थे। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया। पूर्व पाषाण या पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। अब हम देखें कि जो पहला पुरापाषाण काल है, उसमें मानवीय अवशेषों की जो प्राचीनतम प्राप्ति हुई है वह 40 से 42 लाख वर्ष पूर्व हुई है। लेकिन इसके साथ हमें उपकरण प्रारूप या नहीं मिले हैं। 15 लाख वर्ष पूर्व के जीवाश्मों के साथ कहीं कहीं हमें उपकरण प्रारूप प्राप्त हुए हैं। भारत के शिवालिक क्षेत्र में 12 से 20 लाख वर्ष पुराने तथा महाराष्ट्र के पुणे जिले में बोरी नामक इस पुरास्थल से 13.8 लाख वर्ष पुराने पुरापाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हैं। और इस पुरापाषाण काल में मानव घुमक्कड़ था, पशुओं का शिकार करता था, जंगल से इकट्ठे कंदमूल से ही अपना जीवन निर्वाह करता था और बड़े लंबे काल तक के बाद उसने अग्नि का आविष्कार किया। वह गुफाओं में रहने लगा। शिकार करने के लिए उसने पाषाण उपकरणों का निर्माण कराया और पशुओं को बांधकर उसने पशुपालन सीखा। इस अवस्था में उसने आज से 10 से 12 हजार वर्ष पूर्व ही प्रविष्ट किया। अतः पूरा पाषाण काल, जो लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व से प्रारंभ होकर 10 से 12 हजार वर्ष पूर्व तक चलता है, मानव इतिहास का सबसे बड़ा कालखंड है। तो हम देखते हैं कि जो पुरापाषाण काल है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मानव इतिहास का सबसे बड़ा कालखंड कौन सा है, तो हम ये जानते हैं कि पुरापाषाण काल जो पैलियोलिथिक एज है, ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा कालखंड है, जो
15 लाख वर्ष पूर्व से प्रारंभ होकर 10,000 वर्ष पूर्व तक चलता है। अब पुरापाषाण काल को उपक्रम प्रारूप व निर्माण तकनीकी के आधारों पर 3 भागों में बांटा गया। पहला निम्न या पूर्व पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा उच्च या उत्तर पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल के जो उपकरण थे उनमें हम देखें कि चॉपर, जिस कंडासा या चॉपिंग खंडक उपकरण, हैंडेक्स या हस्तकुठार, विदारणी या क्लीवर प्रमुख है। और पेबुल या बट्टिकाश्म पेबुल टूल्स जो उपकरण थे वो पाषाण खंड के टुकड़े जो नदी के जल के साथ लुढ़कने से गोल हो गए थे उन्हें पेबुल या गोलाश्म कहा गया। ऐसे भारत में सर्वप्रथम पंजाब, जो पाकिस्तान में है अभी, पाकिस्तान के पंजाब के सोहन नदी घाटी से भी ऐसे उपकरण बट्टिकाश्म या पेबुल उपकरण प्राप्त हुए हैं। पेबुल उपकरणों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला चॉपर या गंडासा, दूसरा चॉपिंग या खंडक, दूसरा हस्तकुठार या कुल्हाड़ी, हैंडेक्स जिसको कहा जाता है, वह इसमें भी आती है। तीसरा विदारणी, विदारणी यानी क्लीवर जो काटने या चीरने के काम आता था उपकरण। ये 2 तरह की होती थी, यू आकार की और वी आकार की। तो इस तरह से ये अब हम देखें कि 4 हिमयुग आए और 3 अंतर हिमयुग कालों का भी पता चला इसमें। और इस क्षेत्र के उपकरणों को 4 भागों में बांटा गया। प्राक सोहन नदी घाटी, आदि सोहन, उत्तर सोहन और विकसित सोहन नदी घाटी। तो इस तरह से ये सोहन नदी घाटी संस्कृति के बारे में है। इसी तरह मद्रास की एश्यूलिन संस्कृति थी जिसको हस्तकुठार संस्कृति कहा गया। और इसी तरह एमपी के शहडोल जिले में अमरकंटक स्थान से नर्मदा नदी जो निकलती है उसको नर्मदा संस्कृति कहा गया, जो होशंगाबाद के हथनौरा नामक स्थान से बट्टिकाश्म जमाव हमें प्राप्त हुए हैं। यह मानव जीवाश्म जो है भारतीय भूभाग में सर्वाधिक प्राचीन माने गए हैं। ये सन 1882 में नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त जीएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अरुण सोनकिया ने होशंगाबाद जिले के हथनौरा से प्राप्त किए थे। ये मानव जीवाश्म जिसमें बट्टिकाश्म भी है साथ में, और ये मानव जीवाश्म हमें ये माना गया है कि भारतीय भूभाग में सबसे प्राचीन माने गए हैं। अब मानव का विकास अलग अलग भागों में। निम्न पुरापाषाण कालीन मानव खुली भूमि में रहता था और भोजन की तलाश में नदियों व झीलों के किनारे विचरण करता था। गुफाओं का उसे ज्ञान नहीं था। चीनी मानव, इस विषय में अपवाद है, चीनी मानव को गुफाओं का ज्ञान था। निम्न पुरापाषाण काल में उसे अग्नि का ज्ञान नहीं था, वह मांसाहारी था। वह लकड़ी व पाषाण उपकरणों की सहायता से पशुओं का आखेट करता था। मध्य पुरापाषाण काल में हम देखते हैं कि निएंडरथॉल का जन्म हुआ और निएंडरथॉल मानव ने शीत से बचने के लिए सर्वप्रथम गुफाओं का आश्रय लिया और इसी समय पशुओं ने भी, भालू, गैंडा, मेहमत आदि ने भी गुफाओं को आवास बनाया और इनको दूर रखने के लिए मानव ने अग्नि की सहायता ली।
और मानव ने अपने आवास जल स्रोतों के पास वाली गुफाओं को बनाया। तो इस तरह से ये एक परिवर्तन मध्य पुरा पाषाण काल में हुआ। अब वह पशु चर्म का भी उपयोग करने लगा। अग्नि से जो फायदे थे, गुफा के द्वार पर आग जलाकर वह वन्य जीवों को इससे दूर रखता था, शीत से अपनी सुरक्षा करता था, रात्रि में प्रकाश की व्यवस्था थी, और वह मांस को अब भून कर खाने लगा। तो इस तरह से ये इस काल में, कब, मध्य पुरा पाषाण काल में, जो मानव नियंदरथॉल मानव है, उस काल में उसके जीवन में कई परिवर्तन हुए। अग्नि का आविष्कार हुआ पशुओं को दूर रखने के लिए, और मानव कंदमूल व शिकार पर जीवित तो था ही। इस अवस्था को उसने आखेटक व संग्राहक की अवस्था कहा। इस काल का मानव कंदमूल, शहद, केचुए, मेंढक, छोटे पक्षियों आदि का शिकार करता था, और बड़े पशुओं का भी भोजन करता था, जैसे भालू, गैंडा, मेमत आदि का। अग्नि ने मानव और पशुओं के संबंधों में एकदम से परिवर्तन लाया, और वह अब मानव चमड़े, सुई का जब आविष्कार हुआ तो उसके चमड़े को सिलकर उसने वस्त्र बना लिए। तो इस तरह से जो मध्य पुरा पाषाण काल है, इसमें काफ़ी इसने विकास किया। उच्च पुरा पाषाण काल में हम देखते हैं कि मानव ने अपने शरीर को अलंकृत करने के लिए सीप, कौड़ी, हाथी दांत, शत्रुमुर्ग के अंडे के शल्क के मणके, अस्थि व आभूषण का प्रयोग किया। शरीर पर रंग को लेपा, और आवास स्थलों पर उसने भित्ति चित्रकारी भी की। तो उच्च पुरा पाषाण काल में मानव ने कला पर ध्यान दिया। अभी तक वह कला से अछूता था, अभी तक उसको अपना जीवन निर्वाह करने की समझ थी केवल, लेकिन अब वह कलात्मक होता जा रहा था उच्च पुरा पाषाण काल में। और इसी काल में होमो सेपियन क्रो-मैग्नन का जन्म हुआ। अब हम देखें कि मध्य पाषाण काल, जिसको मेसोलिथिक एज कहा गया, इसका कालक्रम 10,000 से 3,000 ईसी पूर्व तक माना जाता है। इस युग के पाषाण उपकरण आकार प्रकार में अत्यधिक छोटे या लघु थे, इसलिए इसे लघु पाषाण संस्कृति, माइक्रोलिथिक कल्चर भी कहते हैं। तो मध्य पाषाण काल की जो संस्कृति है, उसको लघु पाषाण उपकरण के कारण लघु पाषाण संस्कृति या माइक्रोलिथिक कल्चर भी कहा जाता है। इसमें जो पर्यावरण परिवर्तन हुए वह काफ़ी विशद थे। विशाल समुद्र जब सूखने लगा तो काला सागर व कैस्पियन सागर, मध्य एशिया की झीलें बन गई। अफ्रीका से स्पेन और यूरोप से इंग्लैंड और मिस्र से अरब देश पृथक हो गए। मरुभूमि का विस्तार हुआ। शीत प्रतान देशों के जीव जंतु ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर और मरुभूमि व शुष्क प्रदेशों में उच्च उष्ण जलवायु में रहने वाले जीव आने लगे। भारत में इस समय 2 सूखे दौर आए, शुष्क दौर आए 8,000 ईसी पूर्व के आसपास, जिसमें तेज सूखी हवाएं चलने लगी और सारे मौसमी जल स्रोत जब सूखे तो सारे जीव जंतु दक्षिण या पूर्व की ओर प्रस्थान करने लगे, क्योंकि वहाँ घनी वनस्पति थी। और ये शुष्क लहर पश्चिमी बंगाल के छोटा नागपुर क्षेत्र तक चली गई। अतः हम देखते हैं कि आज हमें जो एक सींग वाला गैंडा असम के भीतरी भाग तक पहुंचा हुआ मिलता है, जबकि अत्यंत उन्नत युग में वे पश्चिम में गुजरात तक में पाए जाते थे। तो गुजरात में पाए जाने वाला जो एक सींग वाला गैंडा है, ये असम में कैसे पहुंचा? जब शुष्क दौर आया तब इसने अपना प्रवास यहाँ से गुजरात से असम को बना लिया। जीव जंतुओं के स्थान परिवर्तन, मानव की अधिक जनसंख्या वृद्धि ने मानव को अधिक गतिशीलता प्रदान करी व और अधिक अनुकूल क्षेत्रों की ओर जाने लगा। शैल चित्रों से ज्ञात होता है कि इस युग में मानव ने प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास किया।
छोटी छोटी ब्लेडों जैसे लघु पाषाण को लकड़ी के टुकड़ों में फंसाकर उसने भाला व तीर कमान का विकास कर लिया, और वह जब उसकी प्रारक क्षमता बढ़ी तो उसने कच्चा माल उसको कम मिलने लगा, तो उसने तकनीकी निर्माण करने के लिए काफ़ी परिवर्तन किए और उसने हत्था लगा दिया। अब हत्था लगाने से जो टूल्स की कार्यक्षमता बढ़ने लगी और उसने कई प्रकार के हथियारों का निर्माण करने लगा। तो ये जो काल है मध्य पाषाण काल, ये उपकरण तकनीकी की प्रयोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट काल है, और इसमें मानव ने कई प्रकार की तकनीकी का आविष्कार किया और उन तकनीकों से नए उपकरणों का निर्माण किया। ये 3 तकनीकी इसमें प्रयोग किए, एक तो दबाव तकनीकी, एक घात प्रतिघात तकनीकी, एक फ्लोटिंग तकनीकी। तो इस तरह से इन्होंने नए नए औजार बनाए। प्रक्षेपास्त्र तकनीक का निर्माण इसके द्वारा इस काल में किया गया। भारत में जो मध्य पाषाण युगीन स्थल मिलते हैं वे लगभग 3000 से अधिक हैं। जैसे पश्चिमी क्षेत्रों में हम देखें तो गुजरात में लंगंज, अघाज, बलसाना, हीरपुर, राजस्थान में भीलवाड़ा के भागौर में, नीम बहेरा, मेंढपिया में, बाड़मेर में, तिलवाड़ा में, पाली जिले में सोजत, जारना, कनवास, घनेड़ी, जोधपुर में, पूर्वी राजस्थान में उदयपुर, अजमेर में बूढ़ा पुष्कर, गुजरात के पावागढ़ में। इस तरह से काफ़ी उत्तरी क्षेत्रों में चंद्रभवा व करमास नदी घाटियों में, बेलन नदी घाटी में, मिर्ज़ापुर के बगाईखोर लेखानिया में, मध्य प्रदेश के रीवा, सीधी, सतना आदि में, होशंगाबाद में, रायसेन में भीमबेटका, होशंगाबाद में, आदमगढ़ में। तो इस तरह से ये जगह जगह सराय नाहर राहर की जो रेडियो कार्बन तिथि है वह 8395 ईसी पूर्व की बताई जाती है। तो यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात जो मध्य पुरा पाषाणकालीन स्थल बताया गया। तो सराय नाहर राहर भारत में सबसे पुराना ज्ञात मध्य पुरा पाषाण काल स्थल था, जिसकी तिथि 8395 ईसी पूर्व की बताई गई। सर्वाधिक जो प्राचीन आवास मिले हैं चौपनी मांडो के मिले हैं। आवास के सर्वाधिक प्राचीन प्रमाण हमने बेलन घाटी में चौपनी मांडो से प्राप्त किए। यूपी के सराय नाहर राहे व चौपनी मांडो से हमें स्तंभ गर्त पाए गए। बागोर से तिथि मिली है 5000 आद्य पूर्व। यहाँ से फर्श बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग, हवा को रोकने के लिए घास फूसी रोदी पर्दे का प्रयोग भी हमें देखने को। तो बागोर राजस्थान के बागोर, भीलवाड़ा का जिले के बागोर है जो, वहाँ से 5000 आद्य पूर्व के हमें 2 प्रमाण पाए गए। एक तो फर्श बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है, दूसरा हवा को रोकने के लिए घास फूस से पर्दे बनाए गए, इसका प्रमाण हमें बागोर से मिलता है। तो ये 2 प्रमाण हमें बागोर देता है। सराय नाहर राहे से मानवीय आक्रमण का प्रमाण मिला है। एक जो युद्ध का साक्ष्य पाया गया, एक सिर की हड्डी में हमें सूक्ष्म पाषाण जड़ा हुआ मिला है, तो ये आक्रमण का प्रमाण पाया जाता है। तो इस तरह से मध्य पाषाणकालीन स्थल हमें विभिन्न जानकारी प्रदान करते हैं। अब मध्य पाषाण काल की एक प्रमुख विशेषता थी रॉक आर्ट, जिसे शैल चित्रकला कहा गया। पर्वतीय गुफाओं की छतों पर, भित्तियों पर मानव द्वारा विभिन्न चित्र बनाए गए। नदी घाटी क्षेत्रों में जल राशि के कटाव द्वारा जो कगार होती है, पहाड़ों को काट कर पानी बहने लगता है, उन कगारों में चित्रण किया गया मानव द्वारा। यह चित्रण शैल चित्रकला के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको रॉक आर्ट कहा जाता है।
कटाव से निर्मित कगारों में स्थित चतुर्भुज नाला मंदसौर, आलनिया, कोटा, छाजा नदी, बूंदी उल्लेखनीय है। प्रारंभ में केवल चित्र उकेरे जाते थे, लेकिन बाद में मानव द्वारा इसमें रंग भी भरे गए हैं। विश्व के संदर्भ में सबसे पहले जो रॉक आर्ट मिली हमें 1879 में दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में स्पेन की अल्तामीरा गुफा में पाए गए, और भारत के संदर्भ में ये 1867-68 में आर्चिबाल्ड ने प्राप्त किए एमपी के रीवा जिले के सोहागी घाटी के शैल चित्र। तो ये वीएस वाकणकर द्वारा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की खोज महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। इस संदर्भ में रॉक आर्ट में भीमबेटका एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शैल चित्र पाकिस्तान की चारगुल से लेकर पूर्व में उड़ीसा तक और उत्तर में कुमायूं से लेकर केरल तक पाए गए हैं। सबसे अधिक ये मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश के पठारी भागों से प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह के ये शैल चित्र, ये चित्र तो शैल चित्र जो प्रकाश की सुविधा के कारण पहाड़ियों के किनारे जल स्रोतों के पास प्राप्त माने जाते हैं। शैल चित्रों में अनेक प्रकार के रंग जैसे लाल गेहुआ रंग, गहरा लाल रंग, नारंगी रंग, चॉकलेट रंग, बैंगनी रंग, सफ़ेद रंग का प्रयोग अधिक देखने को मिलता है। पीले, हरे व काले रंग का प्रयोग कम देखने को मिलता है। सबसे अधिक सामान्य रूप से लाल गेहूं रंग का सर्वाधिक प्रयोग है। भीमबेटका से हरे रंग का चित्रण निम्नतम स्तर क्रम में उच्च पुरापाषाण काल में है। तो इस तरह से हमें ये, अब इनकी जो विषय वस्तु क्या थी हम देखें कि उच्च पुरापाषाण काल व मध्य पाषाण काल से ये संबंधित बताए जाते हैं। विशालकाय जंतुओं को मोटी रेखाओं से बड़े आकार में दिखाया जाता है और उस गतिशीलता का भाव डाला गया कि गतिशील कैसे बनाया जाए। पशुओं को दौड़ते हुए, चरते हुए बताया गया है, उछलते हुए बताया गया है, आखेटियों का पीछा करते हुए बताया गया है, कभी झुंड के रूप में, जालों में फंसे हुए, शिकार दृश्य में धनुष बाले, बाण भाले, चिड़ियों का शिकार करते हुए, कछुआ मछली को पकड़ते हुए, नृत्य करते हुए, उत्सव समारोह आदि का चित्रण भी हम देखते हैं। हो सकता है ये शिकार की योजना बनाते हुए ये बताया गया कि किस तरह से शिकार की योजना बनाई जाए और उसको चित्रण करके समझाया गया है। अपने हो सकता है मानव ने एक तरह की शिक्षण कला का आविष्कार इस समय कर लिया था। अब आप देखें कि नवपाषाण काल क्या है। नवपाषाण काल पाषाण युग का अंतिम काल खंड है और इसमें विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति की गई मानव द्वारा। गॉर्डनर चाइल्ड ने इसको नवपाषाण कालीन क्रांति कहा कि मानव ने नवपाषाण काल में जो प्रगति की उसको गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण कालीन क्रांति कहकर पुकारा। स्तर क्रम विज्ञान के अनुसार मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग के बीच में काफ़ी अंतर हमें देखने को मिला है और इस काल नवपाषाण काल में जो सबसे प्रमुख परिवर्तन हुआ वह पशुपालन का था। पशुपालन का प्रारंभ हुआ। पशुपालन का प्रारंभ होने का एक प्रमुख कारण आखेट का मांस अधिक दिनों तक नहीं रखा जा सकता था, इसलिए पशुओं को पालतू बनाकर अब उनके ताज़ा मांस खाने के लिए कभी भी उनको प्राप्त किया जा सकता था। एक सबसे प्रमुख परिवर्तन इसलिए किया हो गया, पशुपालन का आविष्कार इसलिए हुआ कि ताज़ा मांस कभी भी प्राप्त किया जा सके। दूसरा, आखेट क्रिया में बढ़ोतरी से पशुओं व मनुष्यों की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। पशुओं के लिए अब चारे की व्यवस्था करनी पड़ती थी और ये ज़्यादा दूर नहीं हो सकती थी, इसलिए खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में चाहिए थे, शीघ्र चाहिए थे।
तो मानव ने वन्य किस्म की फसलों पर अनुसंधान व परीक्षण करके कृषि किस्म की फसलों में बदला। गेहूं की जो वन्य किस्म जो थी उसको खेती के योग्य बनाया गया। इसी काल में खाद्य सामग्री को आसान तरीकों से इकट्ठा करने के लिए, उपलब्ध होने के लिए उन्होंने मृदभांड कला का विकास किया। मिट्टी के बर्तन बनाए, काष्ठ कला, कपड़ा बुनना, ये सब इस काल में हुआ। इस युग में चिकने व पॉलिश युक्त पाषाण उपकरण बनाए गए। तो इस तरह का विकास नवपाषाण काल में हुआ। 1842 में सर्वप्रथम इस काल के पाषाण उपकरण डॉक्टर M.H. कृष्णा द्वारा कर्नाटक राज्य के लिगसिगुर नामक पुरास्थल से प्राप्त किए गए। इस काल में अस्थियों से भी उपकरण बनाए गए। सींग, हाथीदांत भी इसमें काम में लिए गए। विश्व में नवपाषाण कालीन जो स्थल है उसमें पश्चिमी एशिया के जॉर्डन राज्य में जेरिको नामक पुरास्थल से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो वर्तमान से 9000 वर्ष पूर्व अर्थात 7000 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। भारत में नवपाषाण कालीन जो स्थल पाए गए हैं उसमें विविधता है। 1968 में ऑलचिन ने नवपाषाण कालीन संस्कृति को भारत में 5 क्षेत्रों में तथा 1975 में डॉक्टर बीबी लाल ने छठा क्षेत्र खोजा, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पाकिस्तान में सिंध व हिंदुस्तान में बताया। तो भारत में हम देखते हैं कि नवपाषाण कालीन संस्कृति के 6 क्षेत्र हैं। पहला उत्तर भारत, जिसमें बुर्ज होम, झेलम घाटी में गुफरकाल, मातंड आदि है। दूसरा विंध्य क्षेत्र में बांदा, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद जिले, कोल्डी हवा, पंचों, महड़ा आदि है। तीसरा मध्य गंगा घाटी, जिसमें चिरांद, उत्तर बिहार के सारण जिले में चिरांद नामक स्थान है। चौथा मध्य पूर्व बिहार के सिंहपुर जिले में बरूडीही, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में कुचाई आदि क्षेत्र है। नेक्स्ट पूर्वोत्तर भारत, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में ये क्षेत्र है। नेक्स्ट दक्षिण भारत, जिसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में कई सारे स्थल पाए गए हैं। तमिलनाडु में पशुओं के अस्थि अवशेष, राख के ढेर, ऐश माउंट्स भी पाए जाते हैं। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से सबसे प्राचीन कृषि के प्रमाण हमें मिले हैं। नवपाषाण काल में कृषि के सबसे प्राचीन जो प्रमाण मिले हैं वो बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से मिले हैं और यहाँ से 8000 ईस्वी पूर्व के कृषिजन्य गेहूँ व जौ की विभिन्न किस्में प्राप्त की गई हैं। तो ये स्थल थे विभिन्न जो नवपाषाण कालीन स्थल थे। हम देखते हैं कि बुर्ज होम में भूमि में गर्त गृह बनाकर लोग रहते थे और ये गर्त गृह ऊपर से सकड़े हुए नीचे से चौड़े होते थे। बुर्ज होम में अब तक 16 गड्ढे उत्खनन किए गए हैं। तो नवपाषाण कालीन जो मानव था इसने पशुपालन को विकसित किया, कृषि का आविष्कार किया। कोल्डी हवा व मेहरगढ़ से भी हमें कृषि के आविष्कार के प्रमाण मिले हैं। कोल्डी हवा से हमें चावल का प्रमाण मिला है। कोल्डी हवा से सर्वप्रथम 7000 ईस्वी पूर्व से धान की खेती किए जाने के विश्व में प्राचीनतम प्रमाण पाए गए हैं। यहाँ कोल्डी हवा में अनाज संग्रह करने हेतु मटके व घड़े का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो कोल्डी हवा और मेहरगढ़ दोनों इम्पोर्टेंट है। भारत में कोल्डी हवा और बलूचिस्तान पाकिस्तान में
मेहरगढ़ कृषि की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ कृषि का आविष्कार अतिशीघ्र नवपाषाण काल में किया गया। मानव को स्थायी भूमि पर रहने की आवश्यकता इसमें बड़ी। कृषि के साथ साथ मृतभांडों का आविष्कार इसमें किया गया, पशुपालन को अपनाया गया। तो कृषि, पशुपालन, मृतभांडों का आविष्कार आदि नवपाषाणकालीन संस्कृति की विशेषता थी। धन्यवाद।